Hello viewers, welcome in this video. In this video we will see the chapter 2 of civics, constitutional design. इस चैप्टर में हम लोग स्पेशली ये देखेंगे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनता है, किसी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनता कैसे, होता क्या और क्यों ज़रूरी है। स्पेशली हम लोग जो है दो कंट्री का एग्जांपल लेने वाले हैं, साउथ अफ्रीका और इंडिया का, और हम लोग उसको देखेंगे कि कैसे ये जो है किन प्रोसीजर्स को क्रॉस करके अल्टीमेटली जो है एज ए कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश्ड हुआ। नाउ लेट्स सी हियर इट इज़ ओवरव्यू। इसमें बताया जाएगा कि एक्चुअली चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले डेमोक्रेसी में जो है डेमोक्रेसी चलता कैसे है, डेमोक्रेसी में बेसिक रूल्स होते क्या हैं, और ये जो बेसिक रूल्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है। यू कैन सी हियर देयर आर सर्टेन बेसिक रूल्स दैट द सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट हैव टू फॉलो, उनको बेसिक रूल्स बोला जाता है। और इस तरह के जो सभी रूल्स होते हैं उसको एक साथ जो कर किया जाता है उसको कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। और कोई भी जो लॉ होता है वो सुप्रीम होता है कंट्री में। कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन करता है कि सिटीजन्स को कितने राइट्स मिलने चाहिए, पावर कितने होने चाहिए गवर्नमेंट के पास, और कितना उसको एक्शन लेना चाहिए। तो इन सब को हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर में। साथ में जो है कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो डेमोक्रेसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो डिज़ाइन किया जाता है वो कैसे डिज़ाइन किया जाता है, क्यों ज़रूरत है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कैसे बनाया जाता है, और उन्हें कौन डिज़ाइन करते हैं, किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, ऑल वी विल सी इन दिस चैप्टर। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। एक्चुअली किसी स्टोरी के थ्रू किसी चीज़ को समझना बहुत आसान होता है, तो हम लोग पहले एग्जाम्पल देखते हैं फिर उसको जो है डिस्क्राइब करेंगे। यू कैन सी ही इज नेल्सन मंडेला। आपको पता है ये कौन है? ये है आपको प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। जो फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंट हुआ था उसके बाद जो है इनको प्रेसिडेंट वहाँ का बनाया गया था। चलिए इनके मुंह से क्या निकला। इन्होंने कुछ जो है एक्सप्रेस किया था जो बहुत वैल्यूएबल है और हर किसी को इसको जानना चाहिए। इन्होंने कहा, I have fought against white domination and I have fought against black domination. I have cherished the ideal of democratic and free society in which person live together in harmony with equal opportunity. Let's see words कितने अच्छे हैं। इन्होंने कहा कि मैं वाइट डोमिनेशन के भी अगेंस्ट हूँ और मैं ब्लैक डोमिनेशन के भी अगेंस्ट हूँ। मैं किसी का भी डोमिनेशन नहीं चाहता हूँ, ये चाहते हैं हार्मनी। इन्होंने कहा कि मैं एक ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री चाहता हूँ, आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेटिक चाहता हूँ, फ्री सोसाइटी चाहता हूँ जिसमें सब लोग एक साथ रह सके विथ इक्वल अपॉर्चुनिटी। ना वाइट को डोमिनेट किया जाए ना ब्लैक को डोमिनेट किया जाए, बल्कि सबको एक साथ वहाँ पे रह पाए। और ये वही आइडियल है जिसमें मैं चाहता हूँ कि होप टू लिव फॉर, जिसमें सब लोग एक साथ रह सके, सब उसको अचीव करें, और अगर ज़रूरत पड़े तो मैं इसके लिए जो है अपनी जो है मैं मरने के लिए भी प्रिपेयर्ड हूँ, मैं तैयार हूँ कि इसके लिए मैं डाई भी कर सकता हूँ। तो नेल्सन मंडेला के ये वर्ड्स थे। अब देखते हैं इनकी कहानी पूरी। नेल्सन मंडेला ये इनको जो है ट्रीजन के लिए जो है चार्ज किया गया। अफ्रीकन गवर्नमेंट ने चार्ज किया जब वहाँ पर साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट में वाइट लोगों का जब रूल चल रहा था, उस वक्त जो है इनको ऊपर ट्रीजन का चार्ज लगाया गया। और ट्रीजन का चार्ज लगाने के बाद इनको और इनके 7 अदर जो लीडर्स थे उनको सेंटेंस कर दिया गया लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन 1964। तो क्यों किया गया? तो इनको जो सेंटेंस दिया गया था इम्प्रिजमेंट का, वो रीज़न ये था कि इन्होंने जो अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम चल रहा था उसका विरोध किया था, और जो हिम्मत इन्होंने दिखाई थी उसी की वजह से इनको सज़ा दी गई थी। इनको लगभग 28 ईयर्स तक साउथ अफ्रीका में के सबसे जो ड्रेडेड प्रिजन है जिसको कि रोबेन आइलैंड बोला जाता है उसमें सज़ा दी गई थी, और वहाँ पर उतने सालों तक इनको बंद करके रखा गया था। साउथ अफ्रीका में डिस्क्रिमिनेशन का सिस्टम चलता था। वहाँ पर वाइट के जो कॉलोनीज होते थे वहाँ पे इस तरह के साइन बोर्ड लगे रहते थे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है डेंजर नेटिव्स इंडियंस एंड कर्लर। ये वर्ड किया गया है वहाँ के अफ्रीका के जो नेटिव्स हैं
जो इंडियंस है, जो कलर्ड है। अभी मैं इस डिस्क्राइब करूंगी कि ये है कौन। इफ़ यू इंटर इन दिस प्रेमिसेस, अगर आप इस प्रेमिसेस में अगर रात को घुसने की कोशिश करते हैं तो आप मिसिंग के लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। आर्म गार्ड्स जो है वो आपको शूट एट साइट कर देंगे, शूट ऑन साइट। और जो सैवेज डॉग है, जो डॉग्स हैं, वो आपके कॉर्पस को जो है खा जाएंगे, मतलब आपका अता पता नहीं रहेगा। यू हैव बीन वार्न्ड, आपको वार्न किया जाता है। उसी तरह से आप यहाँ देख सकते हैं सिटी ऑफ डरबन, ये इसमें ये बीच पर ये बोर्ड लगाया हुआ है, ये ओशियन का बीच है जिसके ऊपर ये बोर्ड लगाया हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि सिटी ऑफ डरबन अंडर द सेक्शन 37 ऑफ डरबन बीच बाय लॉ। इस एरिया पर, ये जो एरिया है वो रिजर्व है केवल और केवल किसके लिए? व्हाइट रेस के लिए। मतलब इस एरिया पर कोई भी व्हाइट के अलावा और कोई भी जा नहीं सकता, नहीं एंजॉय कर सकता है, ना तो जो है टाइम स्पेंड कर सकता है। तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन वहाँ चल रहा था। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ पे अपार्थेड सिस्टम था क्या। नाउ द टॉपिक इज स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थेड। पहले जानते हैं अपार्थेड था क्या। अपार्थेड एक ऐसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का नाम था जो यूनिकली पाया जाता था साउथ अफ्रीका में। मतलब साउथ अफ्रीका का ये एक तरह का विशेष रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था। इसमें क्या होता था कि वाइट यूरोपियंस जो थे वहाँ पे वो जो है ऐसा इम्पोज दिस सिस्टम, उन्होंने जो है इस सिस्टम को अफ्रीका में लागू किया था वाइट यूरोपियंस ने। हुआ ये था कि 17th और 18th सेंचुरी में बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनी यूरोप पहुंची और उन्होंने वहाँ पे जो है आर्म्स और फोर्स के हेल्प से जो है जिस तरह से इंडिया को ऑक्युपाइड किया था उसी तरह से अफ्रीका को भी ऑक्युपाइड कर लिया। लेकिन एक अंतर ये था कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो यहाँ से मैक्सिमम लोग वापस चले गए, लेकिन अफ्रीका के साथ ऐसा नहीं हुआ। अफ्रीका के साथ ये हुआ कि वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ वाइट्स जो थे वो वहीं सेटल हो गए और वहाँ के लोकल रूलर्स बन गए। सिस्टम ऑफ अपार्थेड जो होता है वो लोगों को डिवाइड कर देता है अलग अलग लेवल पे। जैसे जो उनका स्किन कलर होता है उसके बेसिस पे अलग अलग लेवल पे डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे जो नेटिव पीपल थे अफ्रीका के जिनका स्किन कलर पूरा ब्लैक था, उन लोगों को जो है ब्लैक कलर में डिवाइड कर दिया गया। दे आर अबाउट, और इनका जो पॉपुलेशन था अफ्रीका में वो लगभग 3/4 था, मतलब सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इन्हीं का था। इन लोगों को ब्लैक्स के ही नाम से जाना जाता था। ब्लैक्स के अलावा वहां पर 2 ग्रुप और थे। एक वो ग्रुप था जो कि मिक्स रेस का था जिसको कि कलर्ड पीपल बोला जाता था, मतलब उनका कलर ना तो व्हाइट है ना तो पूरा ब्लैक है, उनको जो है मिक्स्ड बोला जाता था। और ये लोग वो लोग थे जो दोनों के मिलने से हुआ था। एंड पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, और कुछ लोग जो इंडिया से गए थे वो लोग भी इसी कैटेगरी में शामिल थे। और एक था वो व्हाइट रूलर जिनका स्किन कलर जो है टोटली व्हाइट था, उन लोगों को व्हाइट के नाम से जाना जाता, इन लोगों को व्हाइट के नाम से जाना जाता था। व्हाइट रूलर्स ट्रीटेड, जो व्हाइट रूलर्स थे वो लोग अदर जितने भी नॉन व्हाइट्स थे उनको एज ए इंफीरियर मानते थे और नॉन व्हाइट्स को जो है कोई भी राइट्स नहीं दिया गया था। इवन की जो सबसे इम्पोर्टेंट वोटिंग राइट होता है वो भी दिया नहीं गया था। अपार्थेड सिस्टम स्पेशली ऑपरेसिव था ब्लैक्स के लिए, जो वहाँ के लोकल नेटिव्स थे उनके लिए सबसे ज़्यादा ऑपरेसिव था। और इन लोगों को जो है वाइट एरिया में रहने से मना किया हुआ था, ये कभी भी वाइट एरिया में नहीं जा सकते थे। और अगर कोई काम से वो लोग वहाँ जाते भी थे तो उनको परमिशन लेके जाना होता था। ट्रेन में, बस में, टैक्सी में, होटल्स में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल में, कॉलेज, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल, थिएटर, बीचेस, स्विमिंग पूल, कहीं पर भी उनको जो है जाना अलाउ नहीं था, या तो फिर उनको सेग्रीगेट करके रखा गया था, उनके लिए अलग जो है सिस्टम बना करके रखा गया था। पब्लिक टॉयलेट्स ये सभी के सभी व्हाइट और ब्लैक सबके लिए अलग थे। इस सिस्टम को सेग्रीगेशन सिस्टम बोला जाता है। दे कुड नॉट, इवन कि जिस चर्च में जो है वाइट लोग जाते थे उस चर्च में ब्लैक लोग नहीं जा सकते थे। ब्लैक जो है एसोसिएशन नहीं बना सकते थे, ना ही तो प्रोटेस्ट कर सकते थे इस टेरिबल ट्रीटमेंट के अगेंस्ट। जो भी उनके साथ खराब ट्रीटमेंट हो रहा था उसके अगेंस्ट वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। 1950 तक ब्लैक, कलर्ड और इंडियन ये सब के सब जो है
अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट लड़ रहे थे, उन लोगों ने क्या किया कि एक प्रोटेस्ट लॉन्च किया, एक प्रोटेस्ट मार्च ऑर्गेनाइज किया और साथ में स्ट्राइक भी किया। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इसको जो है एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, जिसके अंडर में जो है सारे जो स्ट्रगल थे जो कि सेग्रीगेशन पॉलिसी के अगेंस्ट चल रहे थे उसको चलाए जा रहे थे। मतलब जैसे इंडिया में कांग्रेस के लीडरशिप में सारा काम हो रहा था, अफ्रीका में जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के अंडर में काम हो रहा था, और यही वो ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि सेग्रीगेशन के पॉलिसी के खिलाफ लड़ रही थी। इसमें जो है बहुत सारे वर्कर्स यूनियन भी शामिल थे, बहुत सारे कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर भी शामिल थे, कम्युनिस्ट पार्टियां शामिल थी। कुछ जो सेंसिटिव वाइट्स थे, ऐसा नहीं था कि सारे वाइट्स एक जैसे थे, कुछ जो सेंसिटिव वाइट्स थे वो लोग भी जो है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के साथ थे, और उन लोगों ने भी जो अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ी थी। इन लोगों ने भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, वाइट लोगों ने भी, मतलब सेलेक्टेड वाइट लोगों ने भी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था टू फाइटिंग अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। उसी तरह से सेवरल कंट्रीज ने जो है डी अनाउंस किया, जो वर्ल्ड लेवल पे जो बहुत सारी कंट्रीज थे उन लोगों ने भी अपार्थाइड सिस्टम को अनजस्ट बताया और रेसिस्ट बताया, इसको अच्छा नहीं बताया। लेकिन वाइट जो रेसिस्ट थे गवर्नमेंट वाले, वो लोग कंटिन्यू कर रहे थे, लोगों को डिटेन किए, टॉर्चर किया, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक्स और कलर्ड लोगों को जो है मार दिया गया। मतलब एक हिसाब से जो है वाइट वाले ने जो है पावर यूज किया ब्लैक लोगों के अगेंस्ट और उन्हें बहुत ज़्यादा जो है परेशान किया। चलिए देखते हैं कैसे जो है अब अफ्रीका में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना। जैसा कि आपको पता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था, बहुत स्ट्रगल हो रहा था अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट। उसको हटाने के लिए गवर्नमेंट को, वाइट गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ होने लगा कि अब वो बहुत ज़्यादा दिन तक जो है ब्लैक को अपने रिप्रेशन में नहीं रख सकते हैं। इसलिए वाइट रिजमी ने जो है अपने पॉलिसीज़ को चेंज किया, डिस्क्रिमिनेटरी जो लॉज थे उसको हटाया गया, पॉलिटिकल पार्टी पे जो बैन लगा हुआ था और रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था मीडिया पे वो भी हटा दिया गया। 28 इयर्स के इम्प्रिजमेंट के बाद जो है नेल्सन मंडेला को जेल से फ्री किया गया, ही बिकम एज ए फ्री मैन। और फाइनली मिड 26 अप्रैल 1994 को साउथ अफ्रीका का जो है नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट होने जा रहा था। इस दिन अफ्रीका जो है एक नया रिपब्लिक बना, वहाँ का नेशनल फ्लैग जो है अनफ्लैग किया गया और नया डेमोक्रेसी का वहाँ जन्म हुआ। अपार्थाइड सिस्टम लास्टली खत्म हुआ और इसने जो है एक नए मल्टी रेशियल गवर्नमेंट को बनाने का रास्ता साफ कर दिया। अब सोचिए हाउ डिड, अब ये जो मल्टी रेशियल गवर्नमेंट है वो वहाँ कैसे बनेगी। लेट यहाँ पर जो है मंडेला के कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे न्यू साउथ अफ्रीका के, उन्होंने क्या कहा था। हिस्टोरिक एनिमीज, जो हिस्ट्री से मतलब बहुत पुराने समय से, इतिहास से ही जो है एक दूसरे के दुश्मन रहे थे, वो अब नेगोशिएशन के लिए तैयार थे, एक पीसफुल ट्रांजिशन चाहते थे अपार्थाइड सिस्टम से डेमोक्रेसी की तरफ। कोई नहीं चाहता था खून खराबा हो, सब के सब एक साथ बैठे थे। इसलिए क्योंकि बी वेयर प्रिपेयर्ड, क्योंकि इन्होंने कहा कि क्योंकि हम लोग प्रिपेयर थे एक्सेप्ट द इनहेरिटेंट कैपेसिटी ऑफ गुडनेस इन द अदर। उनका मानना था कि हर किसी में अच्छाई होती है और हम लोग तैयार थे दूसरे की अच्छाई को एक्सेप्ट करने के लिए। और ऐसे भी हमें पता है कि हमें जो है हमेशा पॉजिटिव एक्सेप्ट करना चाहिए, नेगेटिव को इग्नोर करना चाहिए। इसी बात पे जो है फोर्स दे रहे हैं मंडेला। और मेरी आशा है कि जो साउथ अफ्रीकन्स है वो कभी नहीं छोड़ेंगे गुडनेस को, वो अच्छाई को पकड़ के रखेंगे और उनका जो है विश्वास जो ह्यूमन बीइंग में है वो चलता रहेगा और वही जो है कॉर्नरस्टोन साबित होगा उनके डेमोक्रेसी के लिए। इसके बाद जो है आफ्टर एक जो न्यू साउथ अफ्रीका बना उसमें ब्लैक लीडर्स ने अपील किया लोगों को कि जो वाइट हैं उनको माफ़ कर दिया जाए, उन्होंने जो भी किया वो पहले जो किया उसको माफ़ किया जाए और उन्होंने जो भी कमिट किया था, जो पावर में रहते हुए जो भी एट्रोसाइट दिखाया था उसको माफ़ कर दिया जाए और आगे जो है एक नए अफ्रीका को बनाने के लिए जो है इक्वलिटी के बेसिस पे जो सभी रेस आएंगे उस पे ध्यान दिया। ऐसा अफ्रीका जिसमें जो है सभी लोग बराबर हों, मेन वुमेन, इक्वल राइट, डेमोक्रेटिक वैल्यूज हो, सोशल जस्टिस हो, ह्यूमन राइट्स हो,
पार्टी जिसने रूल किया, जिसने थ्रू आउट ऑपरेशन किया, ब्रूटल किलिंग्स किए, द पार्टी दैट, और वो पार्टी जिसने जो है फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया, उन सबको एक साथ आकर के एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए। एक जो लड़ी और एक जो सबको परेशान कर रही थी, सब मिल करके आकर के, जो एक दूसरे के दुश्मन रहे थे अब तक, सब के सब एक साथ मिल करके आकर के एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे। लगभग 2 साल के डिस्कशन और डिबेट के बाद जो है फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया वर्ल्ड का वहाँ पर। और इस कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है एक्सटेंसिव राइट प्रोवाइड किए हर किसी को, वहाँ के जितने सिटीजन्स हैं सबसे ज़्यादा राइट्स प्रोवाइड किया गया। टुगेदर दे, उन्होंने साथ में बैठ करके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला और नोबडी, उसमें से कोई बाहर नहीं किया गया था। ऐसा नहीं था कि एक जो है बात कर रहा और एक बात नहीं कर रहा, सब एक साथ बैठ करके एक जैसा प्रॉब्लम निकाल रहे थे। नो वन शुड, किसी को जो है एज ए डेमोन नहीं ट्रीट किया गया। ऑल दे एग्रीड, सब के सब इस बात पे एग्रीड कर थे कि सब सॉल्यूशन का पार्ट बनेंगे, ना कि प्रॉब्लम का पार्ट। साउथ अफ्रीका के का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेम्बल है, उसमें इसी चीज को जो है, इसी स्पिरिट को दिखाया गया है, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। वी विल सी दैट साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरे वर्ल्ड में सभी डेमोक्रेट्स को इंस्पायर करता है। एक कंट्री जो कि 1994 से पहले जो है कि डेमोक्रेसी नहीं था, अनडेमोक्रेटिक था, वो अब जो है डेमोक्रेसी का मॉडल बन चुका था। लेकिन इस पूरे चेंज को किसने पॉसिबल किया? ये पॉसिबल हुआ किस वजह से? जो साउथ अफ्रीका के जो लोग थे उनके डिटर्मिनेशन की वजह से पॉसिबल हुआ, उनकी जो एकाग्रता थी उनकी वजह से पॉसिबल हुआ। वो साथ काम करना चाहते थे, उन्होंने अपने बीटर जो एक्सपीरियंस थे पास्ट के उसको कन्वर्ट कर दिया किस चीज में? बाइंडिंग ग्लू में, फॉर अ रेनबो नेशन। उन्होंने बनाया एक रेनबो नेशन जिसमें सब कुछ था। स्पीकिंग ऑन द, जो मंडेला थे उन्होंने जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे बोलते हुए कहा था कि जो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो पास्ट और फ्यूचर का मिक्सर है, ये दोनों के बारे में बोलता है। एक तरफ जहाँ पर जो है हम लोगों ने इसे सोलोमन पैक्ट किया, इन विच हम लोग, जिसमें जो है सब लोग जो है अफ्रीका के सब लोग, साउथ अफ्रीकन ये डिक्लेयर करते हैं वन अनदर दैट वी शैल नेवर परमिट रिपीटिशन ऑफ पावर। हम अपने जो पास्ट का जो रेसिस्ट था, हिस्ट्री था, उसको कभी जो है रिपीट नहीं करेंगे, ब्रूटल रेप्रेसिव पास्ट को कभी दोहराएंगे नहीं। बट लेकिन ये केवल उतना ही नहीं होगा, ये उससे कहीं ज़्यादा होगा। मतलब केवल पास्ट को ना दोहराना ये कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। इससे बड़ा अचीवमेंट क्या है? ये अचीवमेंट ये है कि हम लोग जो है अपनी कंट्री को ऐसे ट्रांसफॉर्म करेंगे जिसमें जो है सब लोग जो है सच में ट्रूली जो है शेयर कर पाए। क्या? एक कंट्री जिसमें जो है फुलेस्ट सेंस में जो है सबका होगा, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे वाइट हो, चाहे मैन हो, चाहे वुमेन हो। मतलब एक ऐसा कंट्री बनाएंगे जो सच में उन सभी का होगा जो वहाँ पर रहते हैं। साउथ अफ्रीका को एक रेनबो नेशन कहा जाता है। कैन यू गिव द आर्गुमेंट टुवर्ड दिस कि क्यों उसको जो है एक रेनबो नेशन कहा जाता है? तो आपको पता है साउथ अफ्रीका में जो है सभी लोग रहते हैं, चाहे वुमेन हो, चाहे मेन हो, चाहे ब्लैक हो, चाहे वाइट हो, चाहे कलर्ड हो, सबको एक जैसे राइट्स मिले हुए हैं। सो उसने अपने आप को एक रेनबो नेशन अनाउंस किया है। यू मस्ट राइट द आंसर ऑफ दिस और योर ओन व्यू in comment now. Thank you.